प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि वेद व्यास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भखारा, डिस्ट्रिक्ट धमतरी। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका प्रश्न पत्र है हिंदी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र, इस पर बातचीत करेंगे। उसमें एक इकाई है, इकाई के अंतर्गत उप इकाई है। आज का जो पाठ है उसका नाम है हिंदी आलोचना। आज हम इस चीज़ को आज के विश्लेषण में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी आलोचना क्या है और ये हिंदी आलोचना का परिप्रेक्ष्य हिंदी साहित्य के साथ, ऐतिहासिक आलोचना का परिप्रेक्ष्य हिंदी आलोचना के साथ और पाश्चात्य आलोचना में ऐतिहासिक आलोचना को किस तरीके से देखा गया है। तो हम ऐतिहासिक आलोचना के विभिन्न संदर्भों को आज के इस क्लास में जानेंगे। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है लुच धातु से बना है। आलोचना शब्द में लुच शब्द है। लोचन अर्थात दृष्टि, देखना। तो जब हम किसी रचना का गुण दोष परीक्षण करते हैं, उसकी विशिष्टताओं पे, शिल्प पे, संवेदना पक्ष पे बातचीत करते हैं, तो साधारण शब्दों में इसे आलोचना कहते हैं। आलोचना के लिए एक बहुत सुंदर परिभाषा हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आलोचना जागते हुए सिपाही की आवाज है। अर्थात आलोचना के माध्यम से हम किसी भी रचना का सम्यक ढंग से गुणदोष परीक्षण करते हैं और युगीन चुनौतियों से वह रचना किस तरीके से जुड़ती है, किस तरीके से वह हमारे समय के सवालों से दो चार होती है और किस तरीके से समाज और राष्ट्र को नई दिशा दिखाती है। तो आलोचना किसी कृति का प्राथमिक स्तर पर गुणदोष परीक्षण है, लेकिन अपने उच्चतम स्तर पर आलोचना भी एक पाठ होता है। किसी आलोचनात्मक कृति को पढ़े और वह भी एक रचना का आनंद अगर हम देने लगे, तब हमको लगता है कि आलोचना सफलता की कोटि से आगे निकलकर सार्थकता की कोटि में पहुंच गया है। विभिन्न आलोचक हिंदी के हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, पूरी परंपरा रही है। इन सब से आप परिचित हैं। अब हम अपने मूल विषय, जिस पर हमको बातचीत करना है, ऐतिहासिक आलोचना, उस पर हम बातचीत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐतिहासिक आलोचना क्या है। तो ऐतिहासिक आलोचना पे जब हम बात करते हैं, तो जब किसी कृति की आलोचना युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, युग का परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, तो उसे ऐतिहासिक आलोचना की संज्ञा दी जाती है। इस जो ऐतिहासिक आलोचना पद्धति है, इसके अंतर्गत कोई भी रचना की जो आलोचना है, उसके लिए काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को पर्याप्त ना मानकर लेखक द्वारा युग धर्म के निर्वाह पर बल दिया जाता है कि किसी लेखक ने किस तरीके से अपने समय को देखा है, अपने युग को देखा है। इस पर इस पद्धति में विचार किया जाता है। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत इस बात पर बल रहता है कि युग और साहित्य परस्पर किस रूप से संबद्ध है और वे परस्पर किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम युग और साहित्य की प्रवृत्ति विशेष में लेखक की योगदान का ऐतिहासिक क्रम के अनुसार विश्लेषण करते हैं। साथ ही बच्चों, साहित्य समकालीन परिस्थितियों से भी घनिष्ठ रूप से प्रभावित होता है। साहित्यकार समाज की ही उपज है, वह युगीन परिस्थितियों से अपने को पूर्णतया अलग नहीं कर पाता। साहित्य और युग के बीच के संबंधों के स्पष्टीकरण का कार्य ऐतिहासिक आलोचना करती है। ये आप बिल्कुल ध्यान में क्लियर रखिए। ऐतिहासिक आलोचना के जो समीक्षक हैं, यह अनिवार्य हो जाता है उसके लिए, ऐतिहासिक आलोचना की जो भी ऐतिहासिक आलोचना करने वाले समीक्षक हैं, उसके लिए एक अनिवार्य चीज़ ये है कि वह जिस भी कृति का वो आलोचना करे, जिस
जिस किसी भी कृति को आलोचना के लिए वो उठाए, पहले स्वयं अपने व्यक्तित्व को उस युग की परिस्थितियों में समाहित कर दे। इसके बाद समीक्षक तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं उस युग जीवन का गहन अध्ययन मनन करके निष्कर्ष निकाले, जिसके साथ उसकी पूर्ण सहमति और तादात्म्य हो, वो उससे लगाव स्थापित करे। इन सबके बिना आलोचक रचना के साथ न्याय नहीं कर पाता और ना ही उसकी आलोचना तर्क संगत हो पाती है। ऐतिहासिक समीक्षा को विश्लेषित करते हुए विभिन्न विद्वानों को अलग अलग राय है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। एक हुए हैं डॉक्टर सुरेश सिन्हा जी। उनका कहना है कि साहित्य का अध्ययन करते समय प्रमुख रूप से दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली है साहित्य की जातीय भावना और दूसरी उस भावना की युगानुकूल परिवर्तित चेतना में पूर्ण अभिव्यक्ति। साहित्य किसी जाति की आत्मा से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक समीक्षा प्रणाली वातावरण तथा देश काल का पूर्ण विवरण अपने सामने रखकर आलोचना प्रक्रिया में संलग्न होती है। ये सुरेश सिन्हा का कहना है। वातावरण और देश काल को बहुत महत्ता है ऐतिहासिक आलोचना में। ऐतिहासिक आलोचक यह का सबसे बड़ा काम यह है बच्चों कि मानव समुदाय की जो चिंतनशीलता है, देश काल के अनुसार जो परिवर्तित होते होते रहती है और परंपरा से बंधी चली आती रहती है, परंपरा से बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है, और जिसके कारण जैसे हम देखते हैं निर्गुण संतों को समझने के लिए नाथपंथी योगियों और सिद्धों का भी अध्ययन जरूरी हो जाता है। जैसे हम कबीर का अध्ययन करते हैं तो कबीर की रचनाओं में या उनके व्यक्तित्व में जो निराकार ब्रह्म की बातें दिखाई देती है, या वर्णाश्रम धर्म के प्रति जो आक्रोश दिखाई देता है, या संध्या भाषा या संध्या शैली में जो रचनाएं करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिद्धों और नाथों की जो परंपरा चली आ रही थी उसके साथ उसका हमको जुड़ाव दिखाता है। तो जब हम कबीर का अध्ययन करेंगे तो हमको ज़रूरी हो जाता है कि हम नाथ और सिद्ध का भी अध्ययन करें और मूल जो तत्व कबीर में दिखाई दे रहे हैं आखिर उसका स्रोत कहाँ है। तो जब हम उसको इतिहास में जाकर देखते हैं, ऐतिहासिक सरणी में जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो ऐतिहासिक समीक्षा प्रणाली इस तरीके से हमारे सामने अपने कुछ समाधान लेकर आती है। तो इस तरीके से कबीर में हम देख सकते हैं। एक हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इस आलोचना पद्धति के लिए उन्होंने कहा कि समीक्षा की यह ऐतिहासिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक पूरक अंग है। इसका उपयोग आचार्य शुक्ल ने भी जायसी की आलोचना में किया था, किंतु इसका आदर्श रूप उनके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओं, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि में दिखाई देता है। तो रामचंद्र तिवारी का कहना है कि जायसी का जो अध्ययन प्रस्तुत किए हैं आचार्य शुक्ल ने, आप त्रिवेणी नाम की एक पुस्तक पढ़ना, 3 भूमिकाएं हैं, जायसी पर, तुलसी पर, सूर पर। उसमें पूरी परंपरा के बारे में आचार्य शुक्ल बताते चलते हैं कि प्रेम जो सगुन भक्ति है या प्रेम का जो स्वरूप है जायसी में, वो किस तरीके से सूफी परंपरा से जुड़ती है और किस तरीके से उसको एक नया ढंग से जायसी प्रस्तुत करते हैं अपने युग से जोड़कर। तो इन रूपों में हमें ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के दर्शन होते हैं। लेकिन ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति या ऐतिहासिक आलोचना जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक आदर्श प्रतिमान हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना कर्म में हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उनकी पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे बच्चों, चाहे वो हिंदी साहित्य की भूमिका हो या कबीर हो या हिंदी साहित्य का आदिकाल, हर एक चीज के लिए पाली साहित्य में जाते हैं, प्राकृत में जाते हैं, अपभ्रंश में जाते हैं, उस सबसे पहले संस्कृत में जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से आते हुए अपने समय के साहित्य को हमारे सामने रखते हैं। अब हम इसके एक और संदर्भ की ओर जाते हैं। जो ऐतिहासिक आलोचना है बच्चों, इस समीक्षा प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से प्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासकार, फ्रांस के रहने वाले साहित्यकार थे, क्षमा प्रार्थी हूँ, इतिहासकार में बोला, साहित्यकार थे, मांटेन।
इनका जन्म 1533 में हुआ और 1592 में इनका निधन हुआ। मांटेन ने साहित्य के अध्ययन के लिए 3 तथ्यों का विवेचन आवश्यक माना है। इस समीक्षा प्रणाली में मांटेन का नाम जुड़ता है, वे इसको आगे बढ़ाए थे। तो इन्होंने 3 चीज़ों को महत्व दिया, 3 तथ्यों का विवेचन किया। एक है जाति, दूसरा है परिवेश और तीसरा है समय बिंदु। मांटेन के अनुसार युगीन चेतना में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वह स्थिर नहीं है वरन गतिशील है। इसलिए जाति, परिवेश और समय बिंदु की पृष्ठभूमि पर साहित्य की रचना प्रक्रिया संपन्न होती है। साहित्य की समीक्षा करते समय बच्चों इन तीनों तथ्यों से स्पष्ट परिचय अनिवार्य है और उसी पर किसी रचना का उचित एवं तर्क संगत मूल्यांकन निर्भर करता है। ये कहना है मांटेन का। इस तरीके से उन्होंने 3 चीज़ों को आवश्यक माना, एक है जाति, दूसरा है परिवेश और तीसरा है समय बिंदु। ऐतिहासिक आलोचना या इस समीक्षा प्रणाली में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है बच्चों कि किसी रचना ने युग के साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान पर अपना प्रभाव किन अंशों में डाला है। यदि वह प्रभाव अधिक है तो निश्चय ही कोई रचना श्रेष्ठ होगी। ऐतिहासिक आलोचना एक तरह से साहित्य की इतिहास दृष्टि का विश्लेषण करती है। कोई भी साहित्य का इतिहास दृष्टि किस तरीके से है, जैसे शुक्ल जी अपने इतिहास की शुरुआत में कहते हैं कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य की में परिवर्तन होता चला जाता है। तो साहित्य और इतिहास का जो अंतर संबंध है वो ऐतिहासिक आलोचना इसे संपन्न करती है। साहित्य की इतिहास दृष्टि का विश्लेषण है, जिस पर साहित्य और के इस पक्ष को अगर हमको समझना है तो मैनेजर पांडे की किताब है साहित्य और इतिहास दृष्टि, इसको हमें पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छे ढंग से उसमें साहित्य को इतिहास दृष्टि पर उन्होंने बात किया है। नलिन विलोचन शर्मा ने इस अध्ययन को आगे शुरुआत किया, फिर मैनेजर पांडे में हमें दिखाई देता है। लेकिन हम अपने फिर इस विषय पे ही आते हैं कि ऐतिहासिक आलोचना में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो साहित्य की इतिहास दृष्टि का विश्लेषण है बच्चों। साहित्य के इतिहास दर्शन पर भी इसको लेकर बहुत काम हुआ है, जिसकी बात मैं नलिन विलोचन शर्मा के संदर्भ में कर रहा था। ये सब जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सब ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो मैंने बात किया, उन्होंने 3 रचनाओं में इस अध्ययन को सामने रखा। एक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये याद रखिएगा, दूसरा कबीर और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस अध्ययन को पंडित परशुराम चतुर्वेदी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी आगे बढ़ाया। इस तरीके से आप ऐतिहासिक आलोचना का एक परिचय प्राप्त करते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इस आलोचना पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो बच्चों इस ऐतिहासिक आलोचना जो प्रणाली या पद्धति है, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें रचना प्रक्रिया को युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्यांकित किए जाने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की उपेक्षा हो जा रही है। क्योंकि व्यक्ति के जगह में परिवेश आ जा रहा है, देश काल आ जा रहा है, उस समय का समाज आ जा रहा है। तो व्यक्ति नगण्य है इस आलोचना पद्धति में। किसी साहित्य का जो मूल आधार है केवल वातावरण या देश काल ही नहीं होता। यदि ऐसा होता तो साहित्य की जो मूल विशेषता है वो समाप्त हो जाएगी और कोई भी साहित्य एक अमरत्व को या ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब इस आलोचना प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये है कि व्यक्ति की उपेक्षा है इसमें और केंद्र में वातावरण और देश काल है। तो ये कुछ विशेषताएं हुई, कुछ कमियां हुई, जिसकी बात मैंने रखा। इस वीडियो को बनाने में और तुमको अच्छे से समझना है आलोचना को बच्चों, तो एक किताब है हिंदी आलोचना, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, इस किताब को पढ़िए। साथ ही एक और किताब है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसकी चर्चा किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इस मूल टेक्स्ट के रूप में जब पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक आलोचना समझ में आएगी। कबीर नाम की एक आलोचनात्मक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसको पढ़िए। हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़िए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ ही आप लोग हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ की किताब है, ये ज़रूर पढ़िए। ये किताब काफ़ी कम में चीज़ों को स्पष्ट करता है और आपके मन में जो पारिभाषिक शब्दों को लेकर एक भय बैठा हुआ है उसको ये दूर करने वाली किताब है। साथ ही 2 खंडों में धीरेन्द्र वर्मा ने किताब एक और पारिभाषिक शब्दावली के लिए एक किताब, एक नामावली और पारिभाषिक शब्दावली के लिए हिंदी साहित्य कोश। पुस्तक का नाम है, 2 खंडों में है, हिंदी साहित्य कोश। एक खंड का नाम है नामवाची, दूसरे खंड का नाम है पारिभाषिक। इसके संपादक धीरेन्द्र वर्मा है। इन पुस्तकों की सहायता से जो भी आलोचना पद्धति अलग अलग हैं और अनेक और समस्याएं हैं हिंदी से जुड़ी हुई शब्दों को लेकर या वैचारिकी को लेकर, ये सब चीज़ें आपकी स्पष्ट होगी। इस तरीके से हम ऐतिहासिक आलोचना को समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।